अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पाइपलाइनिंग हैज़र्ड्स के ऊपर शुरू किया था और उसमें हमने बात की थी कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स विच आर देयर इन पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स। पहला उसमें स्ट्रक्चरल हैज़र्ड था, दूसरा डेटा डिपेंडेंसी हैज़र्ड और तीसरा जो है वो कंट्रोल हैज़र्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड हमने गो थ्रू कर लिया था। आज हम डेटा डिपेंडेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं पहले ये हैज़र्ड जो है जनरल आर्किटेक्चर पे डिस्कस कर लूँगा, फिर हम इसको मिप्स के ऊपर जो 5 स्टेज पाइपलाइन है उसके ऊपर भी देख लेंगे। ठीक है, तो जनरल आर्किटेक्चर में लेट्स से जो 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन मैंने आपको बताई थी, जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था पाइपलाइनिंग के ऊपर, तो उसमें हमने कहा था जी जो 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन है वो उसमें फैच इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन है। आई मीन 6 सेगमेंटेड जो पाइपलाइन है, फैच है, डिकोड है, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन है, उसमें फैच ऑपरेंड था, फिर एग्जीक्यूशन थी और फिर राइट बैक था। ठीक है, तो जो 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन थी उसमें जनरल पाइपलाइन, उसमें जनरल आर्किटेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया था कि फैच इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर उसकी डिकोडिंग, फिर फैक्टर डेस्क कैलकुलेशन, फिर ऑपरेंड फैच होते हैं, फिर उनकी एग्जीक्यूशन होती है और फिर जो रिजल्ट राइट बैक जहाँ करना होता है वहाँ किया जाता है। लेट्स से लुकिंग एट सम आर्किटेक्चर वेयर these 6 phases are implemented। ठीक है, और पाइपलाइन आर्किटेक्चर है तो उसमें मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड R6 R7 R8, next let's say add R9 R10 R11, then add R12, लेट्स से R13 एंड R14। चलिए मैं 3 इंस्ट्रक्शन रख लेता हूँ। तो 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन पे अगर इनको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इट विल एंटर इनटू द पाइपलाइन इन द वेरी फर्स्ट क्लॉक साइकिल, तो इसकी फैचिंग होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में इसकी डिकोडिंग होगी, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में इसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा जो भी ऑपरेंड से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में इसकी ऑपरेंड फैच होंगे। ठीक है, तो वो R7 और R8 फैच करके, ठीक है, वो टेम्प्रेरी रजिस्टर जो पाइपलाइन रजिस्टर्स हैं उनमें ला के रखे जाएंगे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन इनकी होगी और फाइनली लेट से उनको राइट बैक किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये जब आएगी तो इसके जो सोर्स ऑपरेंड R10 और R11 ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में जो रिज़ल्ट है वो R6 में स्टोर हो रहा है, तो अपकमिंग जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो दोनों सोर्स ऑपरेंड्स हैं वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के डेस्टिनेशन पे डिपेंड नहीं करते या उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब इसमें डेटा डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये सेकंड पहली इंस्ट्रक्शन के एक साइकिल के बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, पाइपलाइन में फिर उसकी डिकोडिंग होगी, उसका इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन होगा, उसके ऑपरेंड फैच होंगे, उसकी एग्जीक्यूशन होगी और फिर उसकी राइट बैक हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से थर्ड क्लॉक साइकिल में जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसकी फैचिंग हो जाएगी, फिर उसकी डिकोडिंग हो जाएगी, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन हो जाएगा, फैच ऑपरेंड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगी और उसका राइट बैक हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं वो 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर टोटल, इस तरह से अगर चौथी इंस्ट्रक्शन होती तो वो यहाँ से थ्रू कर जाती, तो टोटल ये 8 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इट विल टेक कंप्लीट 6 साइकिल्स और रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस लेट्स से 2 इंस्ट्रक्शंस हैं वो हर एक एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होगी, तो टोटल जो है वो 8 साइकिल्स में 8 क्लॉक्स साइकिल्स में ये इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है,
अच्छा, अब हम देखते हैं कि जिसमें लेट से कोई डिपेंडेंसी आती है। लेट से वी सी अनदर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें मैं इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ। लेट से ऐड R6 R7 R8, और उसके बाद है ऐड लेट से R9 R6 एंड R11, एंड देन ऐड R12 R13 एंड R14, ठीक है। तो लेट से ये तीन इंस्ट्रक्शंस हैं। अब पहली इंस्ट्रक्शन तो यहीं पे पहला क्लॉक साइकिल जो है उसमें पाइपलाइन में एंटर होगी, उसकी डिकोडिंग होगी, इस फेज से गुजरेगी, फैच ऑपरेंड्स होंगे, एग्जीक्यूशन होगी और राइट बैक होगी। तो राइट बैक ये 6 साइकिल में जाके करेगी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन 6 साइकिल में R6 में जो भी रिज़ल्ट है R7 प्लस R8 का, ठीक है, वो 6 साइकिल में जाके 6 साइकिल के एंड पे जाके कंप्लीट करेगी, ठीक है। इट मीन्स कि फॉर इंस्टेंस R7 में 700 है इनिशियली, R8 में 800 है इनिशियली, और R6 में इनिशियली 600 था। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो R6 में R7 प्लस R8 यानी 700 प्लस 800 1500 जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। वो 1500 अपडेट होगा कहाँ पे? 6 क्लॉक साइकिल के एंड पे, ठीक है। उससे पहले 6 साइकिल से पहले जो है वो उसकी कंप्लीशन से पहले R6 में पुरानी वैल्यू यानी कि 600 रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से दिस इज़ द ith इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज़ i+1 इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो है इसमें ये डिपेंडेंट है अपॉन द रिज़ल्ट ऑफ द ith इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें जो एक सोर्स ऑपरेंड है विच इज़ R6 वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन है। इट मीन्स कि अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फेच कर दें, यहाँ डिकोड कर दें, यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेशन कर दें और यहाँ पे फेच ऑपरेंड कर लें, इस स्टेज में जाके इसके फेच ऑपरेंड होंगे। इसके जो इसको अगर हम पाइपलाइन में एंटर कर दें तो यहाँ पे जाके इसके फेच ऑपरेंड, जैसे कि यहाँ आप देख लें ये सेकंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ फेच ऑपरेंड हो रहे हैं तो इसके ऑपरेंड यहाँ पे फेच होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसके ऑपरेंड हम इसको पाइपलाइन में ऐसे ही एंटर कर दें तो यहाँ पे ये R6 के पुराने वैल्यू जो है विच इज़ द 600 वो फेच करेगा एंड दैट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में ज़ाहिर है जो R6 में प्रीवियस इंस्ट्रक्शन रिजल्ट जनरेट किया उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे पाइपलाइन पे एंटर कर देंगे तो इसका फैच ऑपरेंड यहाँ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख लें आप कि इसका फैच ऑपरेंड क्लॉक साइकिल 5 में हो रहा है, तो ज़ाहिर है इसके एक साइकिल के बाद इसका फैच ऑपरेंड होना है। इसने 4th साइकिल में फैच ऑपरेंड किया है इसका, तो इसका 5th साइकिल में फैच ऑपरेंड होगा, लेकिन वहाँ पे पुरानी वैल्यू जो है वो फैच होगी। इसका मतलब है कि इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि चूंकि ये इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है तो इसमें फैच ऑपरेंड उस स्टेज पे होना चाहिए जहाँ पे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो है वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करके राइट बैक कर दे। उसके बाद इसका मतलब इंस्टेड ऑफ 5th साइकिल, इवन अगर हम डेफर कर दें किसी तरीके से इसका फैच ऑपरेंड एक साइकिल और 6 साइकिल में ले जाएं, 6 क्लॉक साइकिल में ले जाएं, तब भी वो R6 की पुरानी वैल्यू ही फैच करेगी। इसका मतलब है कि अगर ये i+1 इंस्ट्रक्शन का फैच ऑपरेंड इस साइकिल में विच इज़ द 7th साइकिल, अगर इस साइकिल में हम करें तो उस वक्त उसकी करेक्ट वैल्यू विच इज़ 1500 जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो है वो साइकिल 6 में लिख चुकी होगी, राइट बैक कर चुकी होगी रजिस्टर में, तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल में अगर हम जो है वो फैच ऑपरेंड अलाउ करें, ठीक है, i+1 इंस्ट्रक्शन जो डिपेंडेंट है अपॉन द ith इंस्ट्रक्शन, तो फिर वो करेक्ट वैल्यू जो है वो गेट कर सकेगी। इसका मतलब है कि इन एक्चुअल तो ये इंस्ट्रक्शन i+1 इंस्ट्रक्शन जो है वो 5th साइकिल में फैच ऑपरेंड करना चाहती है, लेकिन चूंकि डिपेंडेंट है ये इंस्ट्रक्शन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट पे,
तो इसके फैच ऑपरेंड को 2 साइकिल डेफर करना पड़ेगा, 2 साइकिल डिले लाना पड़ेगा। किस तरीके से 2 साइकिल जो है इसकी फैच ऑपरेंड के काम को डेफर करना पड़ेगा, तो तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम फैच ऑपरेंड यहाँ की बजाय इस इंस्ट्रक्शन का i+1 जो ऐड R9, R6, R11 है, इसका फैच ऑपरेंड जो है वो 5th साइकिल के बजाय 7th साइकिल तक डेफर करवा दें, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा और ये इंस्ट्रक्शन R6 की लेटेस्ट वैल्यू जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने राइट की है उसको गेट कर सकेगी और इससे से आगे चल सकेगी। अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के इन जनरल देयर आर 2 वेज। ठीक है, जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, जो हैज़र्ड है लेट्स से डेटा डिपेंडेंसी और इवन कंट्रोल हैज़र्ड आगे हम देखेंगे, इसके 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। वन इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन एंड अदर वन इज़ हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन बेसिकली दैट इज़ जनरेटेड बाय द दैट इज़ हैंडल्ड बाय द कंपाइलर, वेयर इज़ हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो हार्डवेयर में दिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो कंपाइलर बेस्ड सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि कंपाइलर जो है जब इस तरह की डिपेंडेंसीज देखता है तो वो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस इनको इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है इनको उन 2 डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस के दरमियान इंसर्ट कर देता है। और नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बेसिकली करती कुछ नहीं है, लेकिन जो जो डिज़ायर्ड डिले लाना है वो बेसिकली वो डिले जो है वो ले आती है। ठीक है, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस। दूसरा जो है वो कंपाइलर एक और भी करता है और वो रीअरेंजमेंट का सलूशन होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज कर देती है। ठीक है, तो रीअरेंज इस तरह से करती है कि डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, 2 डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस के दरमियान कोई प्रोग्राम की ऐसी इंस्ट्रक्शन बीच में इंसर्ट कर देती है जो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस सोल्यूशन टुडे। ठीक है, जिसमें नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो कंपाइलर इंसर्ट कर देता है। अब एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक साइकिल वेस्ट करती है। हम देखते हैं इसको, एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एक साइकिल वेस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हमें 2 साइकिल इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो जो कि इन नॉर्मल सीक्वेंस ये साइकिल 5 में फैच ऑपरेंड करी थी, उसका फैच ऑपरेंड को हमने 7th साइकिल तक डेफर करना है, तो इसका मतलब है 2 साइकिल इसको डिले करना है। तो कंपाइलर क्या करेगा कि इस केस में अगर नो ऑपरेशन का सलूशन है, ठीक है, तो उस केस में वो आई और i+1 इंस्ट्रक्शन के दरमियान 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर देगा। क्या करेगा, 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर देगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ, ऑल्दो यू कैन रीड्रॉ इट। तो यहाँ पे मैं 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो कंपाइलर जो है ये आई और i+1 इंस्ट्रक्शन के दरमियान 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर देगा। अब उससे क्या होगा, इट मीन ये आई इंस्ट्रक्शन होगी, ये i+1, ये i+2, और जो एक्चुअल i+1 थी वो i+3 पोजीशन पे चलेगी। तो दिस इज़ आई इंस्ट्रक्शन, और ये i+1 और i+2 जो है ये बेसिकली नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आ गई। और जो एक्चुअल डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी उसके और जिस पे वो डिपेंडेंट थी उनके दरमियान 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस डालने से उनके दरमियान जो गैप है वो 2 इंस्ट्रक्शन का बढ़ा दिया है और वो 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाल दी। अब देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे जो है वो आए इंस्ट्रक्शन जो कि ये ऐड R6, R7, R8 है, ये डाली पाइपलाइन में, और ये अकॉर्डिंगली जो क्लॉक साइकिल 6 है उसके एंड पे ये R6 में जो करेक्ट वैल्यू है 1500 वो डाल देगी। ठीक है, तो इस साइकिल के एंड पे R6 जो है, अगर यहाँ पूछा जाए इस साइकिल के एंड पे R6 में क्या आ जाएगा, वो 1500 आ जाएगा। ये जो 700 + 800 1500। अच्छा, उसके एक साइकिल के बाद अब ये वाली नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है ये पाइपलाइन में एंटर हुई। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन करेगी तो कुछ नहीं, हर फेज से गुजरती जाएगी। फैच है, डिकोड है,
ठीक है। फिर एक साइकिल के बाद ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है ओके। तो थर्ड क्लॉक साइकिल में ये जो सेकंड नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है ये फैच होगी, फिर इसकी डिकोडिंग एंड सो ऑन। सॉरी ये थी फैच, डिकोड, इफेक्टिव डेज कैलकुलेशन। यहाँ एक साइकिल आगे चली गई। इफेक्टिव डेज कैलकुलेशन, ये फैच ऑपरेंड थी, ये एग्जीक्यूशन थी, प्लीज़ करेक्ट, और ये राइट बैक यहाँ हो रही थी। ठीक है, हम सॉरी ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसकी फैच, डिकोड, इफेक्टिव डेज कैलकुलेशन, फिर फैच ऑपरेंड, फिर एग्जीक्यूशन, और फिर यहाँ इसकी राइट बैक। अब जो एक्चुअल डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी वो पाइपलाइन में एंटर हुई है फोर्थ क्लॉक साइकिल में। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस डालने से पहले, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने इनसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ऐड R9, R6, R11, ये सेकंड क्लॉक साइकिल में एंटर हो रही थी। ठीक है, ये सेकंड क्लॉक साइकिल में एंटर हो रही थी, लेकिन अब दोनों ऑपरेशन डालने की वजह से ये सेकंड की बजाय इसको पाइपलाइन में फोर्थ साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री ही 2 साइकिल डिले होगी। तो ज़ाहिर है इसका हर फेज़ जो है वो 2-2 साइकिल डेफर हो जाएगा। तो वो जो 2 साइकिल हमने उसको उसके फैच ऑपरेंड को आगे लेके आना था, लुक एट दिस दैट। सो फोर्थ साइकिल में ये इंस्ट्रक्शन जो है ऐड R9, R6, R11 ये फैच हुई। फिफ्थ साइकिल में इसकी डिकोडिंग होगी, नेक्स्ट साइकिल में इसका इफेक्टिव डेज कैलकुलेशन होगा, और सेवन्थ साइकिल में इसका फैच ऑपरेंड होगा। नाउ लुक एट दिस टाइम, सेवन्थ साइकिल में इसका फैच ऑपरेंड होगा, यानी R6 और R11 फैच होंगे सेवन्थ साइकिल में, और यही हम चाहते थे। लुक एट दिस के सिक्स साइकिल के एंड पे इस इंस्ट्रक्शन ने जो ऐड R6, R7, R8 थी, इसने R6 में 1500 राइट बैक कर दिया है, और सेवन्थ साइकिल में ये जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी अब उसका फैच ऑपरेंड जो है वो ऑटोमेटिकली दो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने की वजह से वो सेवन्थ साइकिल में चला गया है, वो सेवन्थ साइकिल में चला गया, और यही हम चाहते थे। ठीक है, तो दो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने की वजह से 2 साइकिल वेस्ट तो हुए, ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी ऐड R9, R6, R11, उसके जो फैच ऑपरेंड को हमने डेफ़र करना था बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि ये डिपेंडेंट थी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट पे, तो वो डिले जो है वो हमें मिल गया है। सो अब सेवन्थ साइकिल में फैच ऑपरेंड है, तो R6 का जो अपडेटेड वैल्यू है विच इज़ 1500 वो इसको मिलेगी, और R11 की लेट से जो भी 1100 है फॉर इंस्टेंस वैल्यू इनिशियली वो मिलेगी, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको राइट बैक कर देगा इस साइकिल में। ठीक है, तो आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर। अब ये देखें कि जो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी ओरिजिनल सीक्वेंस और ये सेकंड थी, लेकिन दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमें डालनी पड़ी ताकि डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो। ठीक है, एक्चुअली ये दो इंस्ट्रक्शन, अगर इन दो इंस्ट्रक्शन को देखें, अगर इनमें डिपेंडेंसी ना होती तो जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो सेवन्थ साइकिल में कंप्लीट होती। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये वाली, ठीक है, ये सेवन्थ साइकिल में कंप्लीट होती, लेकिन अब जो है दो नो ऑपरेशन डालने की वजह से ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन ओरिजिनल सीक्वेंस में थी ये एक्चुअली सेवन्थ साइकिल की बजाय 7, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 9, 7, 8, 9, ये नाइन्थ साइकिल में कंप्लीट हुई। ठीक है, ये सेवन्थ साइकिल की बजाय नाइन्थ साइकिल में कंप्लीट हुई, तो 2 साइकिल की पेनल्टी आ गई। जो पेनल्टी जो है वो 2 साइकिल की यहाँ पे आ गई, और वो पेनल्टी जो है वो क्यों आई, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट थी इस इंस्ट्रक्शन पे, और डिपेंडेंस रिजॉल्व करने के लिए हमें इसके फैच ऑपरेंड को 2 साइकिल डेफर करवाना था, और उसकी वजह से 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो बीच में इंसर्ट कर दी, और 2 नो ऑपरेशन
हर नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जस्ट एक साइकिल वेस्ट करती है। तो दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने की वजह से 2 साइकिल वेस्ट होंगे, तो एक्चुअली हम कहेंगे ये 2 साइकिल की पेनल्टी पड़ गई, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो अगर हम इसको दिखा दें तो वो यहाँ पे फैच होगी 5, उसकी यहाँ डिकोडिंग होगी, उसका इफेक्टिव डेस्क ये 5 लिखते जाएँ साथ, उसका फैच ऑपरेंड होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसका यहाँ पे राइट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस अगर आप यहाँ देखें, जब डिपेंडेंसी नहीं थी तो 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 साइकिल में कंप्लीट हो रही थी। अब जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं इनमें सिर्फ सेकंड इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है फर्स्ट पे। थर्ड इंस्ट्रक्शन अगर आप देख लें, ना तो ये फर्स्ट के रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट है और ना सेकंड के रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट है। R6 और R9 पे ये डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से कोई डिले नहीं आएगा। सो हमने ये देखा कि इस केस में जब 2 इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट आ गई तो उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 2 साइकिल वेस्ट करने पड़े, 2 साइकिल की पेनल्टी। ये हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाल देगा कंपाइलर। सो अकॉर्डिंगली वो प्रोग्राम 3 लाइंस का जो कोड है वो 10 साइकिल्स में कंप्लीट हुआ। पहले ये 8 साइकिल में कंप्लीट हुआ था, अब 2 साइकिल पेनल्टी की वजह से ये 10 साइकिल में कंप्लीट हुआ। तो हम इसका मतलब है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो टोटल क्लॉक साइकिल्स हैं वो कितने हैं इस केस में, उसमें पहली इंस्ट्रक्शन तो 6 साइकिल में, ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग 2 इंस्ट्रक्शंस हैं वो एट द रेट ऑफ 1 साइकिल, लेकिन पेनल्टी प्लस द पेनल्टी। और पेनल्टी इस केस में जो 2 डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी उनको पेनल्टी रिजॉल्व करेंगे 2 साइकिल्स, तो ये 6 + 2 तो टोटल 10 साइकिल में ये कंप्लीट हुआ। तो जो काम और 8 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होना था वो अब इस केस में 10 साइकिल्स में कंप्लीट हुआ, तो 2 साइकिल की पेनल्टी आ गई, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ मैं एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक और एग्जांपल। इसका पाइपलाइन डायग्राम आपने खुद से बनानी है, टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, और देखना है कि कितने साइकिल में ये कंप्लीशन होगी। लेट्स से ऐड R6 R7 R8 ऐड R9 R10 R11 ऐड R12 R6 R14। लेट्स से इसको आपने रिजॉल्व करना और देखना, एक तो टाइमिंग डायग्राम बनानी है, ठीक है, दूसरा ये अपने को टोटल कितने क्लॉक साइकिल में ये कोड कंप्लीट होगा। इसमें सिर्फ ये ध्यान में देख लें कि जो लेट्स से दिस इज़ ith इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ I+1 इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज़ I+2 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें I+1 इंस्ट्रक्शन तो डिपेंडेंट नहीं है ठीक है, ith इंस्ट्रक्शन में, लेकिन I+2 इंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो ये ऑपरेंड R6 है वो ith इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने बताना है कि कितनी नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करनी पड़ेगी और फिर कितने साइकिल लगेंगे और कितना जो क्लॉक साइकिल जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो आई होप ये आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही जो 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं, 3 एग्जांपल किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको अगर आप 6 सेगमेंटेड की बजाय 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर, और वो जो जनरल आर्किटेक्चर में हमने देखी थी, फैच, डिकोड, लेट्स से इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन, फैच ऑपरेंड और लेट्स से एग्जीक्यूशन, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें, मैं अभी मैप्स पाइपलाइन की नहीं बात कर रहा, ठीक है। अगर इन जनरल हम 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन को देखें तो उसमें फैच ऑपरेंड हो सकता है। आपको याद होगा 4 सेगमेंट वाली पाइपलाइन जो हमने शुरू में देखी थी, जिसमें फैच, डिकोड, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन, सिर्फ एग्जीक्यूशन था, और इसी एग्जीक्यूशन के दरमियान ऑपरेंड, फैच और राइट बैक वगैरह भी शामिल था। तो इसको अगर हम 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन में एक्सटेंड करें तो ये फैच फेज, डिकोड, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन और ऑपरेंड फैच और एग्जीक्यूशन में हम लेट से सिंगल क्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है तो रिज़ल्ट उसी में राइट कर देते हैं, तो इसलिए राइट बैक मैं सेपरेट नहीं कर रहा। तो अगर आपने इन्हीं 3 एग्जांपल्स को
5 सेगमेंटेड पाइपलाइन, ठीक है, जो मिप्स वाली नहीं है, मिप्स में 5 स्टेजेस और हैं, उस पर मैं अलग आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। तो अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना हो इन तीनों को तो देखें कितने साइकिल्स में ये कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो आई होप ये कुछ एग्जांपल्स आप कर लेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट जो है वो मैं कंट्रोल डिपेंडेंसी की बात करता हूँ, ठीक है, और यह कंट्रोल हैज़र्ड जिसको ब्रांच डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, ये बेसिकली ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की वजह से ये आता है ये प्रॉब्लम। तो ये मैं आपको पहले 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन पे एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसी को हम 6 सेगमेंटेड पे भी देख लेंगे एंड सो ऑन सम अदर आर्किटेक्चर्स वी कैन सी। आपको याद होगा कि 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन 4 सेगमेंटेड जो आर्किटेक्चर है वो हमने जो चैप्टर 5 में डिस्कस की थी, वो क्या थी, उसमें इंस्ट्रक्शन की फैचिंग थी, फिर डिकोडिंग थी, और फिर फैक्टराइज कैलकुलेशन था, और फाइनली एग्जीक्यूशन थी, और इसकी हमने बाकायदा आरटीएल भी लिखी थी। तो मैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम को, कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन के आने की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों हमें इस केस में भी कुछ पेनल्टी डालनी पड़ेगी टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। वन सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज़ आई मीन थ्रू इंसर्टिंग द नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। तो वो क्यों डालनी पड़ेंगी और कितनी डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको पहले ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाता हूँ, जो ऑल दो आपने चैप्टर 5 में देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो लेट्स से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड एक्स, और उसके बाद ऐड लेट्स से वाई, और यहाँ कहीं BUNK है, और लेट्स से के जो है यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लेट्स से ऐड Z, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये अगर 100 एड्रेस पे है, ये 101 पे है, ये 102 पे है, और ये लेट से 150 पे है, 103 पे भी कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेट से ऐड M फॉर इंस्टेंस। लेकिन होना क्या चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, उसके बाद ये, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के बाद कंट्रोल जो है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड हियर, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से, लेट से इस इंस्ट्रक्शन का अगर मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखा दूँ, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले तो इसका कुछ मशीन कोड बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसका बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ लेट से, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो, ये जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है 102 एड्रेस के ऊपर है, और लेट से डायरेक्ट ट्रेसिंग मोड में है, ब्रांच का ऑप कोड आपको पता है 100 था, और के लेट से 150 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो इनिशियली जब इस इंस्ट्रक्शन को फैच करना होगा तो पीसी जो है उसमें 102 होगा। इट मीन्स लेट से मैं इस इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करके दिखाता हूँ। तो T0 में क्या होना है, PC to AR, तो AR में क्या आ जाएगा 102। T1 में जब इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो IR में ये पूरा मशीन कोड आ जाएगा 0 100 150, और PC में एक से इंक्रीमेंट होकर 103 आ जाता है। तो इट मीन जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है तो उस वक्त PC में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है जब इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा हमने डिकोडिंग की थी, तो I में 0 आ गया था, और D4 1 हो गया था, और AR में 150 चला गया था, ठीक है, AR में 150। T3 में, ये मैं उस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ जो चैप्टर 5 में हमने देखी थी, T3 में कुछ नहीं होता था। और D4 अगर आप देखें वहाँ D4 तो D4 में सिंपली AR to PC है, उसमें क्या माइक्रोपेशन डिफाइन किया हुआ है AR to PC। तो इट मीन एग्जीक्यूशन फेज़ में PC में क्या आ जाएगा, ये 150, तो 150 जब आ जाएगा तो इट मीन्स कंट्रोल उस जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच डिकोड एंड सो ऑन वो अपने प्रोसेस में चले जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये देखें कि मैंने ये इसलिए दोबारा इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको दिखा दिया कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जब फैच होती है तो फैच फेज़ के बाद अगर पूछा जाए, और मैंने ये बताया था कि लेटर ऑन जब पाइपलाइनिंग शुरू की थी
कि वी कैन रीऑर्गेनाइज दिस RTL सो दैट एवरी फेज इज़ कम्प्लीटेड इन वन साइकिल। ठीक है, तो ये तो जो चैप्टर 5 में आपने RTL पढ़ी थी तो उसमें फैच फेज़ 2 साइकिल में था, तो मैंने जस्ट वो दिखा दिया। लेकिन हम इसको हमने पाइपलाइन आर्किटेक्चर में ज्यूम किया था कि एवरी फेज़ विल बी कम्प्लीटेड इन वन साइकिल। तो उसमें हम विद एडिशनल हार्डवेयर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसको यूज़ करते हैं हम फैचिंग फेज़ को एक साइकिल में रिड्यूस कर सकते हैं। सो एनीवे, इन शॉर्ट, जब इंस्ट्रक्शन ब्रांच की फैच होती है तो उस फैच के बाद पीसी जो है उसमें इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है उसका एड्रेस नहीं होता। वो जहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस हमने इसके इंस्ट्रक्शन साइकिल को गो थ्रू करने से ये देख लिया कि वो एड्रेस जो है वो पीसी में एग्जीक्यूशन फेज़ में फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूशन फेज़ में हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो एग्जीक्यूशन फेज़ तक जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं जाती उस वक्त तक हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है उसको फैच नहीं कर सकते। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे देखें, इसको हम पाइपलाइन से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो छोटा सा कोड है जिसमें ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और उसका जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये मैं वो जो सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर हमने देखी थी, लेट्स से उसका पाइपलाइन वर्जन अगर हम देखते हैं तो जो 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन है उसके ऊपर ये छोटा सा कोड रन करने लगा हूँ। तो लेट्स से ये पहली इंस्ट्रक्शन थी तो इसकी फैचिंग होगी। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ I1 इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3 एंड सो ऑन। तो उसकी फिर डिकोडिंग होगी, उसका इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन होगा और उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो क्लॉक साइकिल ये सामने। उसके एक साइकिल के बाद जब पहली इंस्ट्रक्शन इंसर्ट की, उसके एक साइकिल के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन, तो F2 उसकी डिकोडिंग और लेट्स से इसका इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन और उसकी एग्जीक्यूशन। और उसके एक साइकिल के बाद लेट्स से यहाँ पे थर्ड साइकिल में हम ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन एंटर कर देते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज़ F3 and this is its decoding, this is its effective address calculation and over here is execution. अब हमने ये देखा कि अगर इस इंस्ट्रक्शन को जिसको हमने थर्ड क्लॉक साइकिल में पाइपलाइन में एंटर किया है, ठीक है, थर्ड साइकिल में हमने पाइपलाइन में एंटर किया है, जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होती है, ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल में अगर हम इंस्ट्रक्शन फैच करवाएं तो वो तो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सीक्वेंस में 103 पे पड़ी हुई है ये एंटर होगी पाइपलाइन में। लेकिन ऑब्वियसली ये अनकंडीशनल ब्रांच है, इसने डेफिनेटली कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, लेट से 150th एड्रेस पे जो IK इंस्ट्रक्शन लेट से है जो कि, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ साइकिल में अगर हम पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शन अलाउ करें एंटर होने की तो वो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब वही एंटर होगी। लेकिन हमने ये देखा कि ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है ये फैच होने के बाद डिकोड, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन और फाइनली जब एग्जीक्यूशन होती है, जब एग्जीक्यूशन होती है तो तब पीसी में वो एड्रेस आता है जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है। इसका मतलब है कि अगर फोर्थ साइकिल में हम फैच करवाना चाहें तो हमें नहीं पता कि कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होकर पीसी में नहीं आया। फिफ्थ साइकिल में भी नहीं है। सिक्स साइकिल के एंड पे जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी ब्रांच इंस्ट्रक्शन की इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब इसकी कंप्लीशन होगी एग्जीक्यूशन फेज़ की, तो तब पीसी में वो अपडेट होकर रिजल्ट आएगा। इट मींस इस क्लॉक साइकिल के एंड पे, दिस इज़ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो जनरली फोर्थ साइकिल में एक नई इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि ये जो I3 है ये एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, तो ये जब तक एग्जीक्यूशन फेज़ में नहीं पहुंचती और इसका एग्जीक्यूशन फेज़ नहीं होता उस वक्त तक पीसी में वो एड्रेस अपडेट नहीं होता जहां पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। इट मीन्स कि हमें इस साइकिल के बाद, सिक्स साइकिल के बाद सेवन्थ साइकिल में हम जो है वो लेट से केथ इंस्ट्रक्शन है तो FK उसको फैच करके ला सकते हैं। ठीक है, तो तब हमें अप्रोप्रिएट उस जगह का एड्रेस मिला। तो इट मीन्स ब्रांच की इंस्ट्रक्शन की इंसर्शन के बाद हमें 1 2 3 साइकिल, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स इन दिस एग्जांपल, इसको डिले करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की फैचिंग को जो प्रॉपर जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उसको डेफर करना पड़ेगा ताकि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टारगेट एड्रेस कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है तो हमें 3 साइकिल वेस्ट अगर करने हैं तो हमें इसके बाद एक सोल्यूशन ये है, दूसरा रीअरेंजमेंट का भी है, लेकिन एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ये है
कि हमें इसके बाद 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाल दें, ठीक है। तो 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने से क्या होगा, इसके बाद हमें 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालनी है, यानी ब्रांच के बाद। तो मैं ये यहाँ ऐड कर देता हूँ, NOP NOP NOP, और इस NOP के बाद फिर ये एक्चुअल जो ऐड इंस्ट्रक्शन है, और फिर ठीक है बाकी सारी इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली 3 स्टेप नीचे आ जाएंगी। सो 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने से, और ऑब्वियसली जब ये कंपाइलर डालेगा तो ये जो K वाला है लोकेशन, ये भी 3 लोकेशन नीचे चली जाएगी, तो वो 153 एड्रेस पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका फिर मशीन कोड जब BUNK का अप्रोप्रिएटली बन जाएगा, उन डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, लेकिन 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इसके बाद डालने से यहाँ पे जो 3 साइकिल्स को वेट करवाना था ताकि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन अपना अप्रोप्रिएट एड्रेस जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है वो कैलकुलेट कर ले और वो पीसी में अपडेट कर दे। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे ये वाली नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, और इस साइकिल में ठीक है ये जो 7 साइकिल है, अब ये 7 साइकिल में जब हम पहुंचेंगे तो उससे पहले ये जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी जो फैच हुई थी 3rd क्लॉक साइकिल में, उसने 6 साइकिल में पीसी में वो एड्रेस कैलकुलेट कर लिया जहाँ भी कंट्रोल ट्रांसफ़र होना था kth लोकेशन पे। तो अब यहाँ पे जो kth इंस्ट्रक्शन है ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना था वो इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी, और जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से पेनल्टी पड़नी थी इस केस में वो हमने देखा कि दैट इज़ वेस्टेज ऑफ 3 साइकिल्स। फॉर इंस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने का मतलब है कि हमें 3 साइकिल की पेनल्टी पड़ी, और वो क्यों हमें डालना पड़ा वो हमने ये देख लिया कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस उसका जो पीसी में अपडेट करना है वो एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में है, तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में नहीं जाती उस वक्त तक हम अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम उसको फैच नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंगली इस केस में हमने देखा कि 1 2 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालने से हमें वो गैप मिल गया कि जिससे ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ने अपना टारगेट एड्रेस जहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है वो कैलकुलेट कर लिया, और अकॉर्डिंगली जो है वो 7th साइकिल में फिर जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना था उसको उसने फैच कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें जो पेनल्टी है वो 3 साइकिल्स की पेनल्टी, ठीक है। और इन जनरल अगर हम इसको देख लें तो उसमें यह है कि अगर लेट से ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ने फॉर इंस्टेंस 4th स्टेप में हमने ये देखा कि ये 4 फेजेज़ हैं, तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ने इसमें देखा कि एग्जीक्यूशन फेज़ में उसकी टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करके पीसी में अपडेट करता है। तो अगर 4th फेज़ में वो अपनी फैचिंग के बाद 4th फेज़ में कंप्लीट कर रहा है तो पेनल्टी 3 साइकिल की पड़ी, यानी अगर वो ith स्टेज में लेट से 4 स्टेज तो इन जनरल अगर ith स्टेज में कंप्लीट करता है तो I-1 जो है साइकिल्स की पेनल्टी जो है वो इस केस में पड़ेगी। तो अगर 4 साइकिल्स की पाइपलाइन है और 4th साइकिल में कंप्लीशन होती है उसकी पीसी में अपडेट करता है, जैसे फैच डिकोड इफेक्टिव कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन फेज़ में जैसे इसने टारगेट एड्रेस कैलकुलेट किया तो पेनल्टी 4-1 3 साइकिल्स की होगी, ठीक है। तो पेनल्टी 3 साइकिल्स की होगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है फॉर इंस्टेंस सिर्फ एक ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी, और जो अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन की पेनल्टी को हम हटा दें तो लेट से अगर प्रोग्राम 10 साइकिल में कंप्लीट होता है तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन की पेनल्टी डालने से वही प्रोग्राम 13 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा, 3 साइकिल की पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं यही अगर आपसे कहूँ कि लेट से आपने ये करना है ख़ुद से कि अगर मैं 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर लेट से आपसे कह दूँ कि फैच है, डिकोड है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन है, फैच ऑपरेंड है, एग्जीक्यूशन है और राइट बैक है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन, ठीक है, और उसके ऊपर
आपका यही कोड अगर चलता, ठीक है, यही कोड, तो आपने ये बताना है। और लेट्स से मैं ये भी बता दूं कि स्टिल एग्जीक्यूशन फेज़ में ही जो टारगेट रेस है जहाँ पे ब्रांच करना है वो एग्जीक्यूशन फेज़ में ही कंप्लीट होता है। तो उसमें एक तो आपने बताना है कि पेनल्टी कितने साइकिल की होगी, ठीक है, यानी कितने नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस डालने पड़ेंगी, ठीक है, हाउ मेनी नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन शुड बी इंसर्टेड, और इस तरह से उसकी एक टाइमिंग डायग्राम इसी इसी कोड के ऊपर आपने रन करके देखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी, ठीक है, ये आपने करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिप्स के ऊपर। मिप्स पाइपलाइन जो 5 स्टेज पाइपलाइन है उसकी अपनी 5 स्टेजेस हैं। फैच है, डी कोड है, एग्जीक्यूशन है, मेमोरी फेज़ और राइट बैक फेज़ है। इन्हीं को, यही जो प्रॉब्लम्स हैं डेटा डिपेंडेंसी और जो कंट्रोल डिपेंडेंसी है उसके ऊपर हम कैसे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।